Bismillahirrahmanirrahim. In today's video we will discuss remaining part of error detection method. Um, let's start with CRC. CRC stands for cyclic redundancy check. It's based on binary division. सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखें आपके पास आपको एक डाटा है, उसके साथ कुछ नंबर ऑफ़ बिट्स ऐड हैं. ये बिट्स कहाँ से आई अभी हम आगे देखेंगे. हमने उसको डिवाइज़र से डिवाइड किया. डिवाइज़र हमारा n+1 बिट्स का है और ये बिट्स हमारी n बिट्स हैं. जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हम कहेंगे हमारा CRC है. उस CRC को हम डाटा के साथ अटैच करके सेंड कर देंगे और रिसीवर साइड पे हम क्या करेंगे, अगेन उस पूरे डाटा प्लस CRC को डिवाइड करेंगे विद द सेम डिवाइज़र. रिमाइंडर आएगा हमारे पास, अगर तो वो 0 है दैट मीन्स एक्सेप्टेबल, हमारा डाटा करप्टेड नहीं है, और अगर वो नॉन ज़ीरो है दैट मीन्स रिजेक्ट. ये हम रिसीवर साइड पे कर रहे हैं. एक एग्जांपल से देखते हैं हम इसको. ओके, यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा है 100100 और ये एक हमारे पास प्री डिफाइंड डिवाइज़र है फॉर सेंडर एंड रिसीवर. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितनी बिट्स डिवाइज़र की हैं. 4 बिट्स हैं. अगर ये 4 बिट्स हैं तो इसके साथ हम 4 - 1 यानी कि 3 बिट्स के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अटैच कर देंगे. n बिट्स डिवाइज़र, n-1 bit zeros, data plus extra zeros. Number of zeros is 1 less than the number or bits in the divisor. ओके, सो यहाँ पे 4 हमारे पास बिट्स थी डिवाइज़र में. हमने 4 - 1 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऐड कर दिए अपने डाटा के साथ. अब हमने यहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट की. 1101 1, आपके पास 1101 आ गया. अब यहाँ पे बेसिकली ये माइनस नहीं हो रहा, ये XOR हो रहा है. XOR क्या होता है, जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो आंसर में 0 आएगा, जब दोनों बिट्स सेम होंगी 0 आएगा, जब बिट्स डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा. ये दोनों बिट्स सेम है तो यहाँ पे 0. हमने 0 को डाउन किया, अगेन 1 यहाँ पे लिखा, अगेन XOR. दोनों बिट्स डिफरेंट हैं 1, दोनों बिट्स सेम है 0, दोनों बिट्स डिफरेंट हैं 1, सो ऑन. ये हम इसका कंटिन्यू रखेंगे. और यहाँ पे जब आपके पास लेफ़्ट मोस्ट बिट 0 हो, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है लेफ़्ट मोस्ट बिट ये 0 है, सो वी मस्ट यूज़ 0 0 0 0 इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल डिवाइज़र. तो यहाँ पे भी हमने 0 से डिवाइड किया, आपके पास यहाँ पे 0 आ गया. फिर XOR हमारे पास एट द एंड हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0 0 1. ये रिमाइंडर हमारा CRC होगा. इस रिमाइंडर को हम अटैच करेंगे अपने डाटा के साथ और फिर हम इसको ट्रांसमिट कर देंगे. अब चेकर साइड पे क्या होगा, CRC चेकर फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक द जनरेटर. डाटा प्लस CRC, जो हमने डाटा था और जो हमने CRC फाइंड किया हमने अटैच किया और उसको डिवाइड कर देंगे बाय द सेम प्री डिफाइंड डिवाइज़र. अब हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स कि हमारे डाटा करप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेबल है. अदरवाइज़ हम उसको डाटा को रिसीव डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि दैट मीन्स कि उसमें कोई ना कोई बिट हमारी चेंज हुई है जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा. अनदर एग्जांपल से हम इसको चेक करते हैं. ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, CRC जनरेटर. यहाँ से अगर हम डिवाइज़र एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जो आपकी टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, डिग्री प्रेजेंट है, वहाँ पे 1 आ जाएगा. जो डिग्री एब्सेंट है उसमें हम 0 लगा देंगे, लाइक 1. 6 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 6 एब्सेंट है तो 0 1 0 1 0 0 1 1 1. जैसे कि यहाँ पे ये आपको शो किया गया. 6 एब्सेंट इस जगह 0 आ गया, 4 और 3 की जगह भी 0 आ गया. All burst errors of a length equal to the degree of polynomial are detected. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम CRC की. यहाँ पे देखें क्या हो रहा है. ओरिजिनल मैसेज है हमारे पास, ये जनरेटर पोलिनोमियल ये है. इस पोलिनोमियल से हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या डिवाइज़र होगा 1 0 0 1 4 बिट का. अगर 4 बिट का हमारे पास डिवाइज़र है तो हमने क्या कितने नंबर ऑफ बिट ज़ीरोस लगानी है, 3 n-1. ये n है और n-1 3. ओके, अब हमने क्या किया, इसको डिवीजन स्टार्ट की. डिवीजन हमने स्टार्ट की है और यहाँ पे हमने इसको XOR कर रहे हैं. XOR में क्या हो रहा है,
दोनों बिट्स डिफरेंट है 1 आएगा, दोनों बिट्स डिफरेंट है 1 आएगा, बिट्स सेम है 0, बिट्स सेम है 0, सो ऑन। एट द एंड हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। उस रिमाइंडर को हमने या तो आप डाटा के अंदर सम कर लो या आप डायरेक्टली डाटा के साथ प्लस 0 1 1 यहाँ पे अटैच कर दो। तो ये आपके पास मैसेज है जो आपने ट्रांसमिट करना है। हम इस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। रिसीवर साइड पे क्या होगा, इस मैसेज को हम अगेन डिवाइड करेंगे विद अ प्री डिफाइंड डिवाइज़र के साथ। जब आपने इसको डिवाइड किया, अगेन एक्सऑर किया, एट द एंड आपके पास 0 आ गया। 0 मीन्स डाटा इज़ एक्सेप्टेड। अगर अदर देन 0 कुछ रिमाइंडर आता दैट मीन्स कि आपका डाटा कहीं ना कहीं करप्टेड था। ओके, नेक्स्ट इज चेकसम। चेकसम जनरेटर। चेकसम जनरेटर कैसे काम करता है कि हमारे पास जो डाटा यूनिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं के सेक्शंस में, और हर सेक्शन के अंदर n बिट्स रखते हैं। फिर उन सब सेक्शंस को हमने ऐड करना है टुगेदर। जब वो सारे ऐड होके हमें सम देंगे, हमने उस सम को करना है कंप्लीमेंट। जो कंप्लीमेंटेड फॉर्म है वो हमारे पास चेकसम बन जाती है। फिर हम उस चेकसम को सेंड करते हैं विद द डेटा। Data unit is divided into k sections, each of n bits. All sections are added together using one's complement to get the sum. The sum is complemented and becomes the checksum. Checksum is sent with the data. ये है जनरेटर साइड। अब आपके पास चेकर साइड पे क्या हो रहा होता है कि जो डेटा यूनिट हमने डिवाइड किया था के सेक्शन में ईच ऑफ n बिट्स, उन सब सेक्शंस को हम दोबारा से रिसीवर साइड पे ऐड करते हैं और उनके साथ हम जो हमने चेकसम डाटा के साथ लगा के भेजा था हम उसको भी ऐड करते हैं। यानी कि वो सारे सेक्शंस ईच ऑफ n बिट्स वाले वो सारे ऐड होंगे और उसके साथ ही चेकसम भी ऐड होगा। जब वो सारे ऐड हो जाएंगे हमारे पास वहां पे एक सम आएगा। उस सम को हमने करना है कंप्लीमेंट। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाता है तो डाटा एक्सेप्टेड है, अदरवाइज दे आर रिजेक्टेड, दैट मीन्स कि डाटा करेक्ट। अगर वो 0 नहीं आ रहा दैट मीन्स कि डाटा जो है वो करप्टेड है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डायग्राम से देखें इसी चीज को। अगर हमारे पास ये डाटा था, हमने उस डाटा को के सेक्शन में डिवाइड किया और हर सेक्शन में n बिट्स रख दी। उनको हमने सम कर लिया। सम करने के बाद ये सम आ गया n बिट्स में। हमने इसका कंप्लीमेंट लिया, ये हमारे पास बन गया चेकसम। ये सेंडर साइड है। ये कंप्लीमेंट जो चेकसम बना वो हमने डाटा के साथ n बिट्स को लगा के सेंड कर दिया। जब हमने इनको सेंड किया, रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, हमने उन सेक्शंस को दोबारा ऐड किया विद द चेकसम। हमारे पास सम आ गया। अगर सम हमारे पास वंस है तो उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट करें। दूसरा वे, सम का कंप्लीमेंट लें। अगर सम सारा 1 होगा तो कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा। अगर सारे 0 हैं कंप्लीमेंट में तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। जो बात मैंने यहाँ पे की थी, अगर रिजल्ट 0 है आफ्टर कंप्लीमेंटेड रिजल्ट, डाटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज दे आर रिजेक्टेड। एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम चेकसम को। हमारे पास ये डाटा है। हमने इस डाटा को बिट्स में 8 बिट्स में सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को सम किया। ये हमारे पास सम आ गया। उसको हमने कंप्लीमेंट किया, 0 1 1 का 0 0 का 1, तो ये हमारे पास चेकसम बन गया। अब जो डेटा सेंड होगा इन दोनों के साथ हमारे पास चेकसम भी हम यहाँ पे लगा के सेंड करेंगे। अब रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, रिसीवर साइड पे देखें, जो डाटा रिसीव हुआ है वो हमें हुआ है डाटा प्लस चेकसम। डाटा प्लस चेकसम, हमने सम किया ऑल सेक्शंस को, दिस प्लस दिस एंड चेकसम, इन तीनों को सम किया। सम हमारे पास 1 1 1 आ गया। हमने कहा था अगर सम हमारे पास ऑल वंस आ जाए तो डाटा एक्सेप्टेड है, दैट मीन्स कि कोई भी एरर नहीं आया, करप्टेड डाटा करप्टेड नहीं है। और सर कंप्लीमेंट अगर 0 0 0 हो जाए तो वो एक्सेप्टेड है। अगर कंप्लीमेंट में ऑल जीरोस या सम में ऑल वंस ना आए तो डाटा हमारा करप्ट हुआ है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे जो हमने एरर डिटेक्शन के लिए यूज किए, जिसमें हमने VRC देखा, LRC देखा, CRC देखा है और चेकसम देखा है। सो ये 4 मेथड्स हम यूज करते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए कि आइदर जब हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा तो उस ट्रांसमिशन में हमारा डाटा जो है कोई लॉस तो नहीं हो गया, कोई बिट हमारी चेंज तो नहीं होगी। उन सब एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ये 4 मेथड्स यूज करते हैं। सो FCS जो होता है बेसिकली वो फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है, जो कि डाटा लिंक लेयर पे हम ट्रेलर में अटैच करते हैं, वो हमारा चेकसम होता है। या हम इसमें एरर डिटेक्शन का जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो हम वहां पे जनरेट करके CRC हो जाए या आइदर चेकसम हो जाए वो हम वहां पे अटैच करते हैं।
नेक्स्ट अब हम वापस जा रहे हैं इथरनेट फ्रेमिंग और एड्रेसिंग पे। इससे पहले लेक्चर 2 के अंदर हमने 2 टाइप्स ऑफ इथरनेट के स्टैंडर्ड्स देखे थे, जिसमें इथरनेट 2 देखा था और 802.3 इथरनेट देखा था, जिसमें हमने देखा था प्रेमेबल, जिसके अंदर SFD भी होता है, DA, SA, टाइप, डेटा, FCS, इन सब की क्या फंक्शनैलिटी क्या है, कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2 स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, जो कि हमारे पास है 802.2 एंड स्नैप SNAP। ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट है प्रेमेबल, DA, SA, टाइप, डेटा, FCS, ये हमारे पास 802.IEEE 802.3 स्टैंडर्ड है। सॉरी, इथरनेट 2 फ्रेम है ये हमारे पास। ये वाला इथरनेट 2 में टाइप है, 802.3 इथरनेट में लेंथ होती है। सो ये हमारे पास इथरनेट 2 फ्रेम है, ये मेंशन भी किया हुआ है। अब हमने 802.3 फ्रेम विद LLC हेडर, उसको हम कहते हैं वो 802.2 फ्रेम है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, इस फ्रेम के अंदर प्रेमेबल SD मीन्स SFD, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ और FCS, ये 802.3 का फ्रेम था। दोबारा आपको दिखा देती हूँ, 802.3 का फ्रेम है, राइट। इसके अंदर जो मैंने चीज ऐड की है, मैंने ऐड किया है DSAP, SSAP और कंट्रोल। ये 3 चीजें जो मैंने ऐड की हैं, बेसिकली इसको हम कहते हैं LLC हेडर है, लॉजिक लिंक कंट्रोल हेडर है, और इसको हम 802.2 फ्रेम कब बनता है कि 802.3 फ्रेम के साथ जब हम LLC हेडर को अटैच कर देते हैं, तो उसको हम नेम करते हैं कि वो 802.2 फ्रेम बन गया है। 802.3 फ्रेम विद LLC हेडर कॉल्ड 802.2 फ्रेम। इन तीनों के फंक्शंस मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है। जो स्नैप हेडर है, स्नैप हेडर 802.3 के साथ, ये 802.3 है, इसमें 802.2, और स्नैप में हम OUI और टाइप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और टाइप, ये 2 फील्ड ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्नैप SNAP, डेटा और FCS, बाकी सारी चीजें वही हैं। सो 802.3 फ्रेम विद LLC हेडर एंड स्नैप हेडर, ये आपको देता है थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ इथरनेट। अब इनके फंक्शंस हम वन बाय वन देख लेते हैं। IEEE 802.2 frame header. IEEE 802.2 is not part of the definition of IEEE 802.3. However, it is always bound together with an IEEE 802.3 header. 802.3 Ethernet frame cannot by itself identify the upper layer network protocol. हमने पहले बात की थी कि जो 802.3 है उसमें लेंथ फील्ड होती है, तो हम उसमें अपर लेयर नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो हम टाइप में करते हैं, जहाँ पे हमें टाइप गिवन होती है। सो IEEE डिफाइन करता है 802.2 LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल स्पेसिफिकेशन टू प्रोवाइड दिस फंक्शन एंड मोड। इसलिए हमने 802.2 में एक LLC का हेडर, लॉजिक लिंक कंट्रोल हेडर अटैच किया विद 802.3 हेडर इथरनेट फ्रेम, ताकि जो इंफॉर्मेशन अपर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की हम 802.3 में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, वो हम 802.2 में विद दिस फंक्शन लॉजिक लिंक कंट्रोल हेडर, जिसमें DSAP, SSAP और कंट्रोल आता है, उसमें हम वो फाइंड कर सकते हैं। So 802.2 frame is an 802.3 frame with the LLC information in the data field of the header. So we know what the upper layer protocol is. SNAP, Sub Network Access Protocol Frame. SNAP frame format consists of a normal 802.3 data link header followed by a normal 802.2 LLC header and then a 5 byte snap field followed by the normal user data and FCS. जो पीछे आपको उसमें फ्रेम की डायग्राम में दिखा चुकी हूँ कि क्या होगा, उसमें 802.3 साथ उसके LLC हेडर लग जाएगा, साथ स्नैप हेडर लग जाएगा, और डेटा एंड FCS वो पूरा आपका बन जाएगा सब नेटवर्क असेस प्रोटोकॉल फ्रेम। Sub network access protocol frame has its own protocol field to identify the upper layer protocol, preamble, SFD, type, लेंथ, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो न्यू चीज हमारे पास आती है 802.2 में, वो आता है DSAP, डेस्टिनेशन सर्विस असेस पॉइंट, SSAP, सोर्स सर्विस असेस पॉइंट। ये दोनों बेसिकली कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, दे आर यूज्ड टू पास कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर,
and these are often used to indicate the type of network layer protocol the packet contain. जो टाइप ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल या प्रोटोकॉल टाइप जो है वो हम ईथरनेट 2 में एक्सप्लेन करते थे इन द फील्ड ऑफ टाइप. लेंथ 802.3 में क्योंकि लेंथ आ गया था उसमें चीज इंफॉर्मेशन हम अपर लेयर या नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की टाइप या नहीं इंडिकेट कर सकते थे. उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने 802.2 में DSAP और SSAP ऐड किया है. इसके अलावा इसमें हमारे पास 802.2 में कंट्रोल होता है. कंट्रोल फील्ड हम यूज करते हैं टू होल्ड द फ्रेम सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज फॉर एरर कंट्रोल. सो जो सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने होल्ड करनी होती है फ्रेम सीक्वेंस, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल फील्ड. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर जो कि SNAP सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल में होता है. OUI एंड टाइप स्नैप. OUI बेसिकली आपके पास फर्स्ट मैक एड्रेस के अंदर स्टार्ट 3 बाइट का नंबर है जो कि कोई भी वेंडर असाइन करता है. आगे जाके डिटेल में OUI को एक्सप्लेन करूंगी. टाइप जो है, टाइप वही चीज है जो ईथरनेट 2 फ्रेम में टाइप का काम है. अगर वहां पे हमारे पास हम सेम फील्ड सेम वैल्यू, लेकिन अगर वहां पे कोई डेफिशिएंसी आ जाए उस साइज में तो उसको ओवरकम करने के लिए हम टाइप ऐड कर देते हैं ताकि अगर वहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही तो इंफॉर्मेशन को हम इस टाइप फील्ड में मेंशन कर दें. सो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो फ्रेम्स थे 3-4 डिफरेंट टाइप के. हमने इथरनेट फ्रेमिंग देखी है, उनकी फील्ड्स को देखा है. इन फील्ड्स को आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं या इनका पर्पस क्या है. नेक्स्ट हम OUI को डिस्कस कर लेते हैं कि OUI ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर जो कि हमने सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल में जिसकी बात की वो क्या होता है. IEEE बेसिकली इंटेंट करता है फॉर यूनिकास्ट एड्रेसेस टू बी यूनिक इन द यूनिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द असाइनमेंट ऑफ मैक एड्रेसेस. IEEE ईच वेंडर को एक कोड असाइन करता है जो कि 3 बाइट्स होते हैं उसके मैक एड्रेस के. फर्स्ट हाफ ऑफ द एड्रेस, जब हम मैक एड्रेस असाइन करते हैं तो इसके फर्स्ट हाफ ऑफ द एड्रेस, इनकी जो 3 बाइट स्टार्ट वाली होती हैं, वो IEEE ने असाइन किया होता है ईच वेंडर को, जिसको हम कहते हैं OUI है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. एक ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडेंटिफायर है. और IEEE एक्सपेक्ट करता है कि जो हर मैन्युफैक्चरर है वो OUI को यूज करे एज अ फर्स्ट 3 बाइट ऑफ द मैक, और जो लास्ट 3 बाइट्स हैं वो वेंडर जो है अपना यूनिक वैल्यू असाइन कर सकता है. ठीक है. सो IEEE एक्सपेक्ट करता है ईच मैन्युफैक्चरर टू यूज इट्स OUI फॉर द फर्स्ट 3 बाइट ऑफ द मैक असाइंड टू एनी ईथरनेट प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय दैट वेंडर, or vendor that then assign a unique value in the low order 3 bytes for each Ethernet card that it manufactures. So 3 bytes, जो first 3 bytes है MAC address की, वो IEEE ने assign की होती है each vendor को. और वो vendor जब कोई manufacture या कोई चीज manufacture करता है तो वो 3 bytes first start वाली उसको वही रखनी है जो कि उसको IEEE ने assign की है. और जो next 3 bytes है तो अपनी हर डिवाइस को, हर अपने मैक एड्रेस के लिए लास्ट 3 बाइट्स वो एक यूनिक वैल्यू असाइन कर सकता है. वो वेंडर पे होता है कि वो यूनिक वैल्यू क्या असाइन करता है. सो जो पूरा मैक एड्रेस है उसके अंदर जो फर्स्ट 3 बाइट्स हैं उसको हम कहते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर. आगे हम चलते हैं मैक एड्रेसेस पे. यहाँ पे आपको कुछ मैक एड्रेसेस शो किए गए हैं कि वो किस तरह के होते हैं. ये 4 पोर्ट्स हैं राउटर की, उसके 4 मैक एड्रेसेस हैं. यहाँ पे 1 पोर्ट है, 1 मैक एड्रेस है. So next is types of Ethernet addresses. Ethernet addresses जिसको हम MAC address भी कहते हैं, 6 बाइट्स का होता है लेंथ में, और इसको हम नॉर्मली हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं. हमारे पास मेन 3 टाइप्स के Ethernet addresses आ जाते हैं जिसमें यूनिकास्ट एड्रेस, एक मल्टीकास्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है. ओके, यहाँ पे देखिए आपको एक MAC एड्रेस की 6 बाइट्स शो की गई हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट 3 बाइट्स होती हैं वो IEEE असाइन करता है वेंडर को, जो कि OUI कहलाती हैं. लास्ट 3 बाइट्स जो होती हैं वो वेंडर असाइन करता है और ये 6 बाइट्स मिलकर मैक एड्रेस बनता है. इसमें हमारे पास ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है. मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को हमने यहाँ पे शो किया है. ये जो बिट्स शो की गई हैं ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को, जो फर्स्ट बाइट है उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया.
ये फर्स्ट बाइट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम कहते हैं I/G, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप बिट, और सेकेंड बिट जो होगी वो UL बिट, यूनिवर्सल एंड लोकल बिट। अगर ये IG बिट 0 है दैट मीन्स कि एड्रेस हमारा यूनिकास्ट है, हमारा एड्रेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे जाएगा। अगर ये बिट 1 है मीन्स कि एड्रेस मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है। नॉर्मली हम कहते हैं जब ये 1 है तो एड्रेस हमारा मल्टीकास्ट है, और ब्रॉडकास्ट के लिए हम पूरा हमारा एड्रेस जो है जितनी भी बाइट्स और बिट्स बनती हैं वो सारी हम FFFF में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा हेक्स नंबर होता है, क्योंकि सो हमारे पास ये बाइट सारी F होगी, ये भी F होगी, ये भी F होगी, सबको हम F बना के ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन्स कि हमारा डाटा जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसके साथ उन सब पे जाएगा। मल्टीकास्ट मीन्स कि हमारे पास मोर देन 1 डेस्टिनेशन होगी। सेकेंड बिट जो UL बिट है, यूनिवर्सल एंड लोकल बिट, अगर तो वो 0 है मीन्स जो एड्रेस है हमारे पास वो वेंडर असाइंड है। अगर 1 है दैट मीन्स कि वो लोकली एडमिनिस्ट्रेटर ने असाइन किया है और उसने वेंडर असाइन एड्रेस को ओवरराइट कर दिया है। Okay, LAN transmission methods, unicast. Destination address is a single LAN interface. Least significant bit of first octet of destination address is set to 0. MAC address of source machine is always unicast. हमने ये तो पहले भी देखा था कि जो सोर्स है वो हमेशा यूनिकास्ट होता है, उसमें मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट होना इलीगल है। और फर्स्ट ऑक्टेट की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जिसको हमने IG बिट कहा था वो 0 होगी अगर हमारा डाटा यूनिकास्ट होगा। और यूनिकास्ट कैसे हो रहा है, एक डिवाइस पे जा रहा है, यहाँ पे आपको ये शो किया जा रहा है, ये यूनिकास्ट है। यहाँ पे देखें यूनिकास्टिंग ईथरनेट फ्रेम, ये आपको पूरा ईथरनेट फ्रेम शो किया गया है जिसमें ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। इसमें आप देखें 00, अगर आप इसको बिट्स में लिखेंगे तो सारी बिट्स 8 बिट 0 आएंगी, और IG बिट भी हमारे पास क्या बन रही है 0, दैट मीन्स कि हमारा डाटा यूनिकास्ट है। सोर्स मैक भी आप देखें 00 है तो वो भी यूनिकास्ट होगा, जबकि सोर्स मैक एज वी नो हमेशा यूनिकास्ट ही होता है। So unicast IP and MAC destination addresses are used by the source to forward a packet. मल्टीकास्टिंग, अभी आप नीचे देखिए मल्टीकास्टिंग हो रही है। Multicast address allow the source to send a frame to group of devices, more than one destination होगी। A copy is delivered to each destination that is included in the multicast address. Multicast address में क्या होता है, IG bit 1 होती है, least significant bit of first octet of an address is set to 1। यहाँ पे देखें 0 1, जब आप इसको बाइनरी में बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 1, 7 zeros और लास्ट बिट 1 होगी, तो IG बिट क्या होगी 1 होगी। दैट मीन्स आपका डेस्टिनेशन जो है वो मल्टीकास्ट है। सोर्स को अगेन आप देखें यूनिकास्ट हो रहा। ट्रांसमिशन मेथड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, सबके पास जाएगा। ईथरनेट फ्रेम विद वंस इन ऑल बिट्स ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस, जब आप डेस्टिनेशन एड्रेस की सारी बिट्स को 1 कर देंगे आप तो वो FFFF बन जाता है, जिसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन आपका पैकेट डाटा विल रीच टू एवरी कंप्यूटर बिलोंग टू दैट लैन सेगमेंट। ये देखिए आपके पास डेस्टिनेशन मैक क्या होगी, सारा आपका मैक एड्रेस 1111 हो जाएगा सारी बिट्स, तो वो F बन जाएगा। सोर्स मैक स्टिल आपका 0 है, यूनिकास्ट है, जबकि डेस्टिनेशन मैक आपका ब्रॉडकास्ट है। दैट मीन्स उस लैन सेगमेंट के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे आपका डाटा उन सबके पास जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन को जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है और ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे बनती है। इसके अलावा हम स्विच के ऑपरेशन देखेंगे कि स्विच अपना मैक टेबल किस तरह बनाता है, स्टार्ट में स्विच किस तरह डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है और उसके बाद अपना टेबल बिल्डअप करता है, और टेबल बिल्डअप करने के बाद वो किस तरह डाटा को अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे सेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।